जय हिंद जवाहर। मैं अमरीश कुमार आरएएस एकेडमी से। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्राचीन भारत में देखा था कि कैसे महाजनपद काल तक हम लोगों का जो है कि सिलेबस आगे बढ़ा। आज हम लोग महाजनपद काल से आगे की ओर बढ़ेंगे। महाजनपद काल देख रहे थे जिसमें कि 18 राज्य बने थे, 18 राज्य, उनकी राजधानियां और आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स था मैंने बताया था। अब 18 जो राज्य थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण निकला मगध। 4 जो है महत्वपूर्ण थे, वश, अवंती, कौशल और मगध, और उसमें भी सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली निकला मगध साम्राज्य। मगध क्यों इतना जो है पावरफुल हो पाया, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो मगध का जो क्षेत्र था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, और दूसरा कि 3 नदियों से वो आपको नदी जल दुर्ग के रूप में भी वो प्रसिद्ध था, इसलिए किसी तरह से भी बाहरी आक्रमण करना मुश्किल था, और व्यापार व्यवसाय भी नदी से बहुत आसानी से परिवहन हो जा रहा था। इसके बाद देख रहे थे कि आपको मगध साम्राज्य के दक्षिण की ओर जो है जंगल में जो है बहुत सारे जो है खनिज संपदा था, लौह था, तांबा था। इससे जो है कि आपको बहुत सारे कृषि के औजार और शस्त्र बन पाए जो कि लड़ाई और कृषि कार्य में काम आए। इसके साथ हम देख रहे हैं बहुत अच्छे किस्म के हाथी यहाँ मिलते थे जो कि मगध साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण सेना में उनका रोल था। इसके बाद पाटलिपुत्र जैसे नगर थे जो कि बहुत ही व्यापारिक और जो है व्यवसाय से बहुत ही ज्यादा और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का केंद्र थे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। फिर गंगा यमुना का दबाव क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वर क्षेत्र था, बहुत ही कृषि बहुत अच्छे से होती थी, आज भी होती है। उसका धार्मिक आंदोलन हो गया था, बौद्ध धर्म के अंदर जैसे धार्मिक आंदोलन होने के बाद जो है बहुत सारे लोगों में जो जागृति आई थी और लोग जो है व्यापार व्यवसाय करना इनमें बौद्ध धर्म जैन धर्म में एकदम मान्य था, इसलिए व्यापार व्यवसाय की ओर ज्यादा बढ़े जिससे कि राजा को जो है निश्चित कर मिलने लगा। इस तरह से मगध साम्राज्य के जो है शक्तिशाली होने के कारण को मैंने बताया। सबसे महत्वपूर्ण है मगध साम्राज्य में जो है सबसे पहला शासक था बृहदत्त। बृहदत्त का नाम आप जो है कि महाभारत में कृष्ण के जो है कि शत्रु के रूप में जानते हैं, जो कि आपको कृष्ण ने उनको हत्या की थी जब उनके बहुत सारे जो है कि पाप हो गए, जब 100 पाप बढ़ गए तब उन्होंने हत्या किया था। और उसी का पुत्र था जरासंध। जरासंध को कृष्ण के द्वारा ही, भगवान कृष्ण के द्वारा ही बोले जाने पर भीम ने जो है मल्लयुद्ध में हराया था, आप लोग जानते हैं। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण इसका है, इसका अंतिम जो शासक था आपको रिपुंजय था, जो अंतिम शासक था वो रिपुंजन था, और उसको जो है उसका एक जो है सेनापति मारा था, उसका था पुलिक नाम था, और वो अपने पुत्र को जो है गद्दी पर बैठाया, लेकिन उसको जो है एक भट्टिये नाम का एक आदमी था उसने मार दिया था, जो उसका सेनापति था तो उसने मार दिया। तो इसका पुत्र को, जब पुलिक का पुत्र को मार दिया भट्टिये ने, और अपने पुत्र बिंबिसार को जो है मगध की गद्दी पर बैठाया, और बिंबिसार से ही जो है हर्यक वंश की स्थापना होती है। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार से होती है, और बिंबिसार का काल था 544 बीसी से 492 बीसी तक बिंबिसार का काल था, ये याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग देख रहे हैं मगध साम्राज्य में बृहदत्त है, जरासंध है, रिपुंजय है, पुलिक है, भट्टिये है और अंत में बिंबिसार है। तो यहाँ बिंबिसार से जो है मगध साम्राज्य आपको शुरू हो जा रहा है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार जो था ये आपको कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी कौशला देवी से शादी किया था, और दहेज के रूप में उसे काशी मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है। बिंबिसार ने बहुत सारे शादियां करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरी पत्नी थी चेहलना जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, इससे भी इनका संबंध हो पाया, और पंजाब के भद्रकुल की तीसरी राजकुमारी से इनकी शादी हुई थी। इस तरह से बहुत ही आपको बिंबिसार मगध को बहुत ही बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलप करने लगा था। इसका एक आपको चिकित्सक था जीवक, जो कि आपको अवंती के शासक चंद्र प्रदोत को जो है इलाज करने के लिए गया था, इसलिए अवंती से भी बाद में संबंध ठीक होने लगे थे इनके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु आता है, उसका पुत्र कहा जाता है पितृहंता, यानी पिता की हत्या करने वाला इसको कहा जाता है। इनका जो काल था 492 से 460 तक था, बीसी तक, ईसा पूर्व तक, और इसको पुनिक भी बोलते हैं, और ये कौशल और वैशाली जैसे क्षेत्रों को जीता था। और सबसे महत्वपूर्ण इसने 2 महत्वपूर्ण जो है अस्त्र का जो है कि बनाया था, एक है महाशिला कंटक और दूसरा रथ मुशल। ये 2 जो है तोप की तरह थे जो कि युद्ध में इसमें आपको उपयोग किया था, महाशिला कंटक और रथ मुशल। ये बहुत बार परीक्षा में आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि प्रथम बौद्ध संगति, जो कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के समय ही हुई थी, और आप लोग देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप जो थे उनके अध्यक्ष थे।
तो ये प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई। उसके बाद उदयन उसका पुत्र हुआ जो 460 से 444 बीसी तक था। इनने पाटलिपुत्रा पटना शहर की स्थापना की। बहुत फेमस क्वेश्चन है इसमें का, है ना, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? तो उदयन ने, और राजधानी भी इसने पाटलिपुत्रा को बनाया राजगिरी से। इसके बाद इसके उदयन के बाद जो है आपको इसका आया नागदशक, जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी जो आपको जो है वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या जो है आपको शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो कि 412 से 394 ईस्वी तक था। और ये अवंती को फिर शिशुनाग ने मिला लिया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये अवंती को मिलाया था शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र हुआ कालाशौक, जो कि 394 से 366 तक था। और द्वितीय बौद्ध संगति इसके समय में हुई थी। आप लोग को मालूम होगा द्वितीय बौद्ध संगति आपको वैशाली में हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको। और साबक मीर इनके अध्यक्ष थे, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको। फिर इसका अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसको जो है महापद्म नंद ने हराया था। महापद्म नंद ने हराकर नंद वंश की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने कलिंग विजय करके महापद्म ने वहां से जिन का जो मूर्ति है उसको उठा के ले आया था मगध में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आपको जो है नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद बहुत अंतिम शासक है। इसने चाणक्य का जो है बहुत सारा आपको जो है कि घोर अपमान कर दिया था। इसलिए चाणक्य ने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अपना प्रशिक्षण देकर लाकर फिर बाद में घनानंद को हराकर जो है नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। घनानंद के समय समकालीन सिकंदर था, जो कि भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था, लेकिन उसे मालूम था मगध में बहुत संगठित साम्राज्य है, इसलिए वो नहीं कर पाया और वो वापस चला गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं कि आपको सिकंदर जो है कहां का था? वो मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। बहुत महत्वपूर्ण है। सिकंदर जो था मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और उसका गुरु जो था अरस्तु था। अरस्तु उसका गुरु था। अब अरस्तु का गुरु कौन था? सुकरात था। और अरस्तु का गुरु, अरस्तु जो है सिकंदर का भी गुरु था और प्लेटो का भी गुरु था, याद रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है सिकंदर जो है आपको तक्षशिला के शासक आम्बी को हराया। तक्षशिला के शासक आम्बी को हराया। और सबसे महत्वपूर्ण जो है हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। हाइडेस्पीच का युद्ध में पोरस को हराया था, बहुत फेमस है। और आपको इसको हराया था। और ये 325-26 में इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ, जो उसका सेनापति था। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से जो है 298 बीसी तक था, ईसा पूर्व तक था। इसको सैंड्रोकोटस और एंटोकोटस भी बोलते हैं। यूनानी लोग प्लूटार्क हुए सब सैंड्रोकोटस और स्ट्रैबो हुए, इन लोग सैंड्रोकोटस एंटोकोटस भी बोलते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। अब सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं 305 ईस्वी में इसकी लड़ाई जो है सेल्यूकस से हुई थी और इसने हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र लिया था, जिसमें हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और अपनी जो बेटी है हेलेना का विवाह, जिसका कि कार्निलिया बोलते हैं, हेलेना, और जिसको कि कार्नेलिया भी बोलते हैं, उनका विवाह करा दिया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य से। और देखते हैं इसके बदले में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी गिफ्ट दिया था सेल्यूकस को। और मेगास्थनीज जैसे जो है दार्शनिक को भारत में भेजा था। मेगास्थनीज जो है बहुत फेमस था, आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगति होती है पाटलिपुत्रा में। और उस समय मगध में बहुत अकाल पड़ा रहता है। और जिसके कारण जो है आपको स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में जो जैन मुनि रह गए उसको श्वेतांबर बोलते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और जो भद्रवाहों के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए उनको दिगंबर बोलते हैं, जो कि नग्न रहते हैं। तो ये दो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में आपको प्रथम बौद्ध संगति में जैन धर्म बढ़ गया। इसके भद्रवाहों के नेतृत्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक चला गया और स्वर्ण बेलगोला में आपको सलेखना विधि के द्वारा जो है आपने जो है उसने मृत्यु को प्राप्त किया, अपना जो है प्राण त्यागा। इस तरह से जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद देखते हैं मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें कि उस समय के समकालीन जो भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 7 वर्गों में जो है समाज का विभाजन किया था। इसने 7 वर्गों में समाज का विभाजन किया था। और ये 7 वर्गों में जो लोग आते हैं वो महत्वपूर्ण है आपको, जैसे कि आपको कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक
और निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा, ये 7 वर्ग में आपको जो विभाजन किया था जो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। और पाटलिपुत्रा को इसने पोलिस व्रोथा भी बोला। ये महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज का। इसके बाद हम देखते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पे आधारित है और ये जो है इन्होंने जो है आपको सप्तांग सिद्धांत भी दिया। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने ही दिया है और इसको भारत का मैकियावेली भी बोलते हैं। भारत का मैकियावेली किसको बोलते हैं? तो आपको कौटिल्य को बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और पुस्तक है विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसमें मौर्यों का इतिहास है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये हमेशा परीक्षा में आता है। मेगास्थनीज ने जो यहाँ पे शिव की पूजा करते थे उसको डायोनिसियस बोला, जो शिव की पूजा करते थे डायोनिसियस बोला, और जो कृष्ण की पूजा करते थे उसको हेराक्लीज बोला। ये भी बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण आता है एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य तक जो है किस तरह से जो है इतिहास के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, तथ्यों को और जो है कि जो भी चीजें हैं कॉन्सेप्ट का वो मैंने बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं अशोक के बारे में बताऊंगा और मौर्य प्रशासन के बारे में बताएंगे और आगे जो है हम लोग आपको जो है प्रथम शताब्दी में कुषाण शासन को भी बताएंगे और गुप्त शासन को भी बताएंगे। तो यहां तक हम लोग रहने देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोर्ड छोड़ दे रहा हूं, आप लोग देख के इसको नोट्स बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।